हेलो नमस्ते। मैं आपका पाठी सहपाठी जो भी समझो एक बार फिर से आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हार्दिक स्वागत एक नई क्लास के साथ जो यूपीएसआई की हमारी डेली चलती है क्लासेस। एक नई क्लास में बेहतरीन क्लास में स्वागत है। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे नहीं बेहतरीन तरीके से करते होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं यूपीएसआई के लिए और हम इसमें से पीवाईक्यूज़ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर परीक्षा यूपीएसआई में पूछी गई है उसके बेस या वही क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वहाँ पे बेल आइकन को प्रेस कर देना। जैसे भी हमारी चैनल पे कोई भी वीडियो आप तक पहुँचे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी कर देना अन्य दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी अपनी प्रैक्टिस को अपनी पढ़ाई को और बढ़िया कर सकें। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? पहला क्वेश्चन है, इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? बताएंगे इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन है? विलोम शब्द पूछा है। विलोम को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम मतलब होता है, कृत्रिम का मतलब आप जैसे समझेंगे कृत्रिम से क्या समझ सकते हैं। कृत्रिम का मतलब जो असली ना हो या बनावटी, जिसे बनावटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बनावटी। बनावटी कृत्रिम है। कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृत, यानी प्रकृति द्वारा जो निर्मित होता है उसे प्राकृत कहते हैं। और कृत्रिम जो बनावटी होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। ठीक है, याद रखें। अगर स्वाभाविक की बात की जाए तो इसका अस्वाभाविक हो जाएगा विलोम। अस्वाभाविक हो जाएगा। ओके साथी, अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है? प्रत्यक्ष शब्द आपके सामने है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है? बताएंगे। अगर प्रत्यक्ष की संधि विच्छेद की बात करें तो यहाँ पे प्रतिप्लक्ष अक्ष होता है। क्या होता है? प्रतिप्लक्ष अक्ष। और यहाँ पे प्रति में छोटी ई प्लस अ मिलके क्या बनाते हैं? अ प्लस ई प्लस अ मिलके यह बनाते हैं। यह बनाते हैं तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि हो जाएगा। इसी में अगर आपसे संधि के भेद के बारे में पूछे, संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के टोटल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, जिसमें नंबर 1 पे आएगा स्वर। स्वर। नंबर 2 व्यंजन। नंबर 2 क्या हो जाएगा? व्यंजन। नंबर 3 क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अगर स्वर संधि की बात की जाए तो स्वर संधि कितने होते हैं? 3 स्वर संधि होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। कितने होते हैं? स्वर संधि के सॉरी 5 भेद होते हैं, ना कि 3 भेद। हमने यहाँ पे 3 बता दिया है तो इसके यहाँ पे लिखेंगे 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। याद रखेंगे साथी। अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? तीक्ष्ण का मतलब तेज कह सकते हैं हम, तेज। और इसका हो जाएगा मंद, यानी स्लो, धीरे, जिसको धीरे कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा? मंद। मंद क्या हो जाएगा? मंद। अब जैसे क्षीण की बात करें तो क्षीण का क्या हो जाएगा? पुष्ट। क्या हो जाएगा? विलोम पुष्ट। तीव्र यानी तेज, तीव्र को तेज कहते हैं। इसका हो जाएगा मंथर यानी स्लो, जिसको मंद या मंथर कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध बताना है? आशीर्वाद। आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी क्या है? बताएंगे। आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करें तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, आशीर्वाद ये शुद्ध रूप है। क्या है? शुद्ध रूप है आशीर्वाद का। आशीर्वाद का शुद्ध रूप है। कैसा रूप है? शुद्ध रूप है। अगला बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव कौन सा है? अगर रस की बात करें तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। भरत मुनि जी के अनुसार। किसके अनुसार? भरत मुनि जी के अनुसार। भरत मुनि भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? 8। भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है नाट्य शास्त्र, जिसमें रसों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कौन सी पुस्तक है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में इन्होंने लिखा है। और ये कौन से रस को नहीं मानते हैं? शांत रस को नहीं मानते हैं। शांत रस को नहीं मानते हैं। वैसे रस कितने होते हैं? रस टोटल 9 होते हैं। 9वां कौन सा है? शांत रस है। अगर रौद्र की बात करें, रौद्र का मतलब होता है क्रोध। रौद्र का क्या मतलब होता है? क्रोध।
अगर हम प्रेम या रति की बात करें तो ये श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। किसका? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। और भय की बात करें तो भयानक रस का अस्थाई भाव है। भयानक रस का अस्थाई भाव है। भयानक रस का अस्थाई भाव है। ओके, याद रखेंगे। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1967 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा किया गया था। वर्तमान शिक्षा मंत्रालय, कौन? शिक्षा मंत्रालय वर्तमान, और केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा किया गया था। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? अगर 8वीं अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। इसके बाद 21वां संविधान संशोधन होता है, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी भाषा जोड़ी गई। ये 15वीं भाषा थी। कौन सी? 15वीं भाषा थी। 15वीं भाषा जोड़ी गई। इसके बाद 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1992 में होता है, जिसमें नेपाली मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी जाती है। कौन सी? कोंकणी भाषा जोड़ी जाती है, कोंकणी। इसके बाद कौन सा? 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2003 में। 2003 में होता है, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, इसमें 1 भाषाएं जोड़ी गई, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? जिसमें आता है बोडो डोगरी संथाली मैथिली। बोडो डोगरी संथाली और मैथिली भाषा जोड़ी गई है। तो टोटल मिला के कुल वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कौन सी? 8वीं अनुसूची में। प्रारंभ में अगर आपसे पूछे प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई, 1 भाषा जोड़ी गई। और 71वां संविधान संशोधन 1972 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसका एक ट्रिक होता है नमक में न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिनका नाम आपकी स्क्रीन पर है, बोडो डोगरी संथाली और मैथिली। ठीक है साथी, याद रखेंगे, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे, ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। कि बंदा नास्तिक है, जो भगवान जी, ईश्वर जी को नहीं मानता है। आस्तिक का मतलब है भगवान में श्रद्धा रखने वाला या ईश्वर को मानने वाला। ईश्वर को मानने वाले को क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आस्तिक कहलाता है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीन? संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? आप सिंपल से ऐसा समझिए, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के 2 भेद होते हैं, एक कौन होता है? स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है, याद रखेंगे। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। अगर कारक की बात करें हम आपसे, कारक क्या होते हैं? तो कारक जो होते हैं, यह वाक्य में संज्ञा और क्या करते हैं? संज्ञा सर्वनाम और अन्य शब्दों में संबंध स्थापित करते हैं। और अन्य शब्दों में क्या करते हैं? और अन्य शब्दों में संबंध स्थापित करते हैं, याद रखें। कारक जो होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम और अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। अगर वचन की बात की जाए, वचन संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? संख्या बताते हैं। और क्रिया की बात करें तो क्रिया वे शब्द होते हैं जो कार्य होने या करने का बोध कराते हैं। करने को बताता है, ऐसा लिख लेंगे, करने को बताता है। ठीक है। और क्रिया का निर्माण मूल शब्द में ना प्रत्यय जुड़ने से होता है। ना प्रत्यय लगा होता है क्रिया का निर्माण, याद रखेंगे। वचन की बात करें तो वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कारक की बात करें तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जल का पर्यायवाची, अगर जल के पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो जल में जिसे पानी भी कहते हैं, जल को पानी, नीर, सलिल,
ये सब क्या हैं, जल के पर्यायवाची शब्द हैं। तोय, वारी, तोय, वार, ये सब क्या हैं, जल के पर्यायवाची हैं। वारी के बाद अम्बु भी कह सकते हैं, अम्बु, अम्बु, उदक, जीवन, ये सब क्या हैं, पय, ये सब क्या हैं, जल के पर्यायवाची हैं। तो इस पे क्या हो जाएगा, उदक भी हो जाएगा, उदक, अम्बु भी हो जाएगा, नीर भी हो जाएगा। लेकिन जलज, जलज जो है, जलज जल का पर्यायवाची नहीं है, जल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि कमल का पर्यायवाची है। कमल के पर्यायवाची शब्द में पंकज, पंकज भी होता है, जलज भी होता है, अम्बुज भी होता है, क्या होता है, अम्बुज भी होता है, नीरज होता है, सरोज भी होता है। ये सब क्या है, कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पे, क्या होगा इसका आंसर। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, आपको बताना है। दीर्घायु का शुद्ध वर्तनी क्या है। अगर दीर्घायु की शुद्ध वर्तनी की बात करें तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दीर्घ आयु। दीर्घायु क्या हो जाएगा, ये शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही है, ठीक है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, इसमें कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार है, अंशयोक्ति अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे साथी, बेर और बेर, यहाँ पे बेर शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका क्या है, अलग अर्थ है। अगर एक बेर की बात करें तो एक बेर का मतलब है समय, एक बेर का क्या मतलब है, समय, और एक बेर का मतलब है बार, यानी कितनी बार खाती है। तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा, यानी यमक अलंकार, यानी शब्द भी अनेक बार हैं और अलग अलग अर्थ भी हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अगर श्लेष अलंकार की बात की जाए, श्लेष अलंकार की बात की जाए, श्लेष अलंकार एक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ, एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ, अलग अलग अर्थ होते हैं, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की क्या होती है, पुनरावृत्ति या आवृत्ति होती है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से तत्सम, तद्भव, तद्भव बताना है, तत्सम नहीं, तत्सम तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कमल, सुर, गति, निडर। कमल, अगर कमल तत्सम शब्द है, अगर कमल के तद्भव की बात करें तो क्या हो जाएगा, कंवल, कंवल हो जाएगा, सुर का स्वर हो जाएगा, सुर का स्वर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, निडर, निडर जो है तद्भव शब्द है, निडर कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर, जो मर्म से रहित हो के लिए एक शब्द क्या है। मर्म से रहित का मतलब है कि जिनके हृदय में ममता न हो, क्या हो, जिनके हृदय में ममता हो, उसे निर्मम कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्मम, यानी जिसके हृदय में ममता न हो, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में ममता न हो, ममता न हो, उसे क्या कहते हैं, निर्मम कहते हैं। निष्ठुर, यानी जिसका हृदय कठोर हो उसको निष्ठुर कहते हैं। निर्मोही का मतलब है मोह या लगाव से मुक्त, 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 उसे क्या कहते हैं, निर्मोह कहते हैं। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर, अक्ल, अक्ल पर पत्थर पड़ जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। अपमानजनक बात कहना, मूर्ख बन जाना, बेफिक्र रहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, तो इसका क्या हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ जाना का मतलब हो जाता है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ठीक है साथी। आज के लिए इतना ही, बताएंगे क्लास कैसी लगी आप सभी साथियों को, और अपना 15 में से अपना स्कोर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा है, ठीक है। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। मिलते हैं अगली शानदार बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।